हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज हम भाषा विकास के सिद्धांत से आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले की यदि 2 क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज जब हम भाषा विकास के सिद्धांत से प्रारंभ कर रहे हैं तो भाषा विकास के सिद्धांत के पहले जो हमने कल तक पढ़ा था, तो बच्चों का मनोवैज्ञानिक, बच्चों का संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है। और आज जो है हम बच्चों के भाषा का कैसे विकास होता है उसके संबंध में किसने कैसे सिद्धांत दिए हैं ये देखेंगे। और आज की क्लास इस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे सिद्धांत, थ्योरी और मॉडल पढ़ने वाले हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने यानी मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस 4th पार्ट का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, जैसे सिद्धांत वाला पार्ट मैंने उस दिन आराम से आपको समझाया था, है ना, वैसे ही आज का जो टॉपिक है इसको आपको थोड़ा ध्यान दे के समझना है, क्योंकि इसमें याद करने से ज्यादा समझने वाली चीजें हैं। क्योंकि आप रट नहीं पाएंगे इसको जब तक कि आप समझेंगे नहीं। तो आज का पार्ट जो है ये समझने पर केंद्रित है। पहले आप समझेंगे तभी आपको ये याद रह पाएगा, अदरवाइज रट्टा मार में आप याद नहीं कर पाएंगे। सोचेंगे कि मैं रट लूंगी तो वो रटने वाली चीज आप वहां पहुंचते तक भूल जाएंगे। इसको बेसिक चीज समझनी है। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप दूसरी बार में देखिए, तीसरी बार में देखिए, समझिए, है ना। बट इसको जो है, क्योंकि ये जो चिंतक और जो थिंकर्स होते हैं ये थोड़ा टिपिकल बात बोलते हैं, और इनकी जो मॉडल्स होते हैं एग्जाम में उनसे घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन आता है। तो आपको किसी भी स्थिति में चाहे क्वेश्चन कितना ही घुमा फिरा कर आए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेना है। और आज की क्लास के बाद आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे इस टॉपिक को लेके, कि इस टॉपिक में से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सारे डाउट्स आपके जो हैं क्लियर हो जाएंगे और आपको ये सारे सिद्धांत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप आज पढ़िएगा और क्लास में पढ़ने के बाद आप एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, है ना। मैं इंसिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग को फिर से देखने के बाद आपको रिवाइज होगा। मतलब जैसे कल आप एक बार इस रिकॉर्डिंग को जरूर देखिएगा और फिर उसके बाद में नोट्स में पढ़िएगा। आज हमने पार्ट 4 के सारे नोट्स ग्रुप पे डाल दिए हैं, तो आपके पार्ट 4 का भी सारा नोट्स जो है कंप्लीट होके आपको आज मिल गया है। आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस में क्या पढ़ाएंगे आपके पास पहले से होगा। ठीक है। और आज की ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देके पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये बच्चे के लैंग्वेज का कैसे विकास होता है इस पर ये सिद्धांत जो है ये दिया गया है। ठीक है, थ्योरी दी गई है। सिद्धांत क्या होते हैं सुनिए, पहले समझ लीजिए सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत या मॉडल या अवधारणाएं ये एक किसी चिंतक या मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, या साइंटिस्ट कहिए, है ना, अपनी भाषा में आप उसको, जिसको साइंटिस्ट आप कहते हैं, तो हर विषय के अलग अलग चिंतक होते हैं या उस विषय पर काम करने वाले विशेषज्ञ होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर विषय पर वो काम करते हैं। आपके यहाँ ये जो टॉपिक है इसमें ज्यादातर काम करने वाले साइकोलॉजी वाले, मनोविज्ञान वाले हैं कि मन कैसे काम करता है। तो जो लोगों ने मन पर या बच्चों के विकास पर, जैसे हमने वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़े थे, तो जिन्होंने बच्चों के वृद्धि और विकास के पर कार्य किया उनने अपने सिद्धांत दिए कि बच्चे की वृद्धि ऐसे ऐसे होती है, बच्चे का विकास ऐसे ऐसे होता है। अब वैसे ही इस भाषा का विकास बच्चे में कैसे होता है, इस पर काम करने वाले लोगों ने ये सिद्धांत दिया। उन्होंने अपनी कुछ अवधारणाएं बनाई, कुछ उनने परीक्षण किए, कुछ प्रेक्षण किए। प्रेक्षण किए मतलब वहां पर जाकर लोगों के बीच में उनको जैसे क्वेश्चंस पूछा या लोगों से बातचीत करी, अलग अलग बच्चों का डेवलपमेंट देखा, उनके हर डेवलपमेंट को उन्होंने नोट करा, नोट डाउन करके उन्होंने एक लंबे चौड़ा रिसर्च किया और फिर उसके बाद में कॉन्क्लूजन के रूप में बताया कि इस
सिद्धांत में जैसे भाषा विकास की बात करेंगे तो किसी बच्चे का भाषा विकास इस प्रकार से होता है। तो हर व्यक्ति ने अपने अपने सिद्धांत दिए, ठीक है। मैं आज फिर से सिद्धांत की क्लास में बताऊं आपको। इन सिद्धांतों में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि अरे ये ऐसा नहीं होता है, ये बात उन्होंने कही है। ना ही आपको अपना तर्क लगाना है, ना ही आपको ये सोचना है कि मैम ने ऐसा पढ़ा दिया तो ये सही नहीं है, ठीक है। जो उन्होंने कहा हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जो उन्होंने कहा है। इसमें हमें अपनी बुद्धि या अपना विवेक नहीं लगाना है। उन्होंने जो कहा वो क्या कहा, हमको सिर्फ इस बात को पढ़ना है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि भाई ये सिद्धांत किसने दिया है या इस सिद्धांत में क्या बात कही गई है। तो इससे रिलेटेड चीजें हम अब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते। तो भाषा विकास के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, है ना, इस सिद्धांत को देने वाले जो है, इनका नाम है, ये है नोम चॉम्स्की, ठीक है। ये फिलाडेल्फिया अमेरिका के हैं, ठीक है। नोम चॉम्स्की। प्रवर्तक मतलब जो सिद्धांत देता है उसे प्रवर्तक कहते हैं, ठीक है। इनके अनुसार भाषा विकास जन्मजात यानी जन्म से होता है, यानी एक जन्मजात योग्यता है कि ये एबिलिटी जन्म से आएगी, बाद में सीखेगा नहीं, वो पहले से ही है उसके अंदर, तथा यह प्रत्येक मनुष्य में स्वाभाविक तौर पर पाई जाती है। यानी जब बच्चा जन्म लेगा उसके अंदर ये एबिलिटी होगी। फिर चॉम्स्की का मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है, यानी शरीर का जैसे जैसे डेवलपमेंट मैच्योरिटी होती है उसी प्रकार भाषा की भी होती है, जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। अर्थात जैसे बच्चे की आप देखभाल करते हैं, उसके खाने पीने पोषण का ध्यान रखते हैं तो उसका शरीर परिपक्व होता है। उसी प्रकार यदि बच्चों को अच्छा परिवेश मिलता है, उसकी भाषा उसके सामने अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है, अच्छी बातों का प्रयोग होता है, तो बच्चों की भी भाषा का विकास उसी प्रकार होता है, अपने आप होता है, स्वतः होता जाता है। वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। अब देखिए, जब आप 6th या 7th क्लास में गए होंगे तब आपको ग्रामर पढ़ना सिखाया गया होगा कि हिंदी में ग्रामर ऐसी होती है ना, कर्ता क्या होता है, या इंग्लिश में इज एम आर कहाँ यूज करते हैं, ऐसे ये सब ग्रामर जो है ये बड़ी क्लासेस में सिखाते हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा है, वो बोल रहा है, तो क्या वो ग्रामर पहले सीखते हैं फिर बोलना स्टार्ट करता है? नहीं, वो पहले से अपने हिसाब से बोलता है। क्यों? क्योंकि वो सुनता है, सुनकर ही बोलना प्रारंभ करता है, तो उसके लिए उसको व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप इसको सीख लेता है, सरलता से सीख जाता है। क्यों? सुनने से सीखता है, ठीक है। अब भाषा सीखने के 2 नियम हैं, उन्होंने बताया कि 2 नियम हैं। सबसे पहला होता है सतही संरचना का नियम, यानी लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर। इसमें बोलना, पढ़ना, लिखना ये सारी चीजें आती है। और दूसरा है गहरी संरचना का नियम। सतही संरचना यानी ऊपर ऊपर, ठीक है। मान लीजिए कोई नदी है, उसके ऊपर ऊपर की बात हो रही है, और गहरी संरचना यानी जो गहराई में जाके बात होगी, ठीक है। ये नदी है, ये नदी का ऊपरी है और ये नदी का तल है नीचे की ओर। तो जो सतही है ये ऊपर ऊपर की चीज है, इसमें क्या है? बोलना, पढ़ना और लिखना है। और गहराई में क्या चीजें हैं? इसके अंदर भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त किया जाता है, मतलब उसकी व्याकरण को सीखना, ये सारी चीजें गहराई में होंगी, ठीक है। उसके साहित्य को पढ़ना, ये भी गहराई में आएगा। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र यानी LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये LAD को अच्छे से याद कर लेना, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि LAD क्या होता है, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। LAD बालक के मस्तिष्क में पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है ये कहाँ पाया जाता है। यह यंत्र शैशवावस्था के दौरान शुरू के 5 वर्षों में अधिक सक्रिय रहता है। जब बच्चा 5 वर्ष तक का होता है तो ये सबसे ज्यादा तेज गति से काम करता है, इसके बाद में ये कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। चॉम्स्की का मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है, इसीलिए इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जनरेटिव ग्रामर थ्योरी किससे संबंधित है? तो चॉम्स्की से संबंधित है, ठीक है। चॉम्स्की से संबंधित है जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। LAD किससे संबंधित है? तो भी चॉम्स्की से संबंधित होगा, ठीक है। और ये कब काम करेगा? 5 वर्ष तक अधिक सक्रिय होगा।
इसमें क्या होगा जनरेटिव ग्रामर थ्योरी में कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण जो है अपने आप सीख लेता है। ठीक है, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी ये कहना चाहती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गैसेल का परिपक्वता सिद्धांत। गैसेल एक व्यक्ति हैं, एक चिंतक है जिन्होंने परिपक्वता सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? मैच्योरेशनल थ्योरी ऑफ गैसेल, गैसेल का मैच्योरेशनल थ्योरी। बाल विकास का परिपक्वता सिद्धांत, यानी इन्होंने बाल विकास का परिपक्वता सिद्धांत अर्नोल्ड गैसेल, इनका पूरा नाम है अर्नोल्ड गैसेल, द्वारा प्रस्तुत किया गया। गैसेल ने बताया कि बाल विकास में परिपक्वता का बहुत महत्व है, यानी बच्चे के विकास में मैच्योरिटी का बहुत महत्व है। परिपक्वता से आशय, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी से आशय आनुवांशिक रूप से उपस्थित गुणों का निश्चित आयु पर प्रकट होना है। अर्थात यदि मनुष्य का बच्चा है तो 1-1.5 साल की उम्र में वो चलना सीख जाएगा। ये क्या हुआ? आयु के अनुसार उसके आनुवांशिक रूप से जो गुण हैं उनका प्रकट होना, मैच्योरिटी आना। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा जिसकी उम्र 3 साल या 5 साल हो गई और वो चल नहीं पा रहा है, तो क्या वो मैच्योर माना जाएगा? उस विकास की अवस्था के लिए नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? आनुवांशिक रूप से यानी उसको जेनेटिक जो भी गुण मिले वो एक निश्चित आयु पे प्रकट होना, उपस्थित गुणों का निश्चित आयु पे प्रकट होना ही परिपक्वता माना है। किसने? गैसेल ने। ठीक है, गैसेल ने यह भी माना कि बच्चे की वृद्धि और विकास वातावरण और आनुवांशिकता दोनों से प्रभावित होती है। गैसेल का कहना है कि बच्चा जिस वातावरण में रहेगा वो भी उसको प्रभावित करेगा, साथ में उसको जेनेटिक चीजें भी उसकी प्रभावित करेंगी, यानी माता पिता से उसको जो गुण मिले हैं वो भी उसको प्रभावित करेंगे। तो गैसेल ने क्या माना है कि बच्चे का वृद्धि और विकास वातावरण और आनुवांशिकता दोनों से प्रभावित होता है। विकास के आंतरिक कारकों में जीन्स सर्वाधिक प्रभावी है। देखो, इसने जीन्स को सर्वाधिक प्रभावी माना। जीन्स क्या है? वही आनुवांशिक जीन्स की बात कर रहा है ये। ठीक है, और विकास की मुख्य दर तंत्रिका तंत्र के विकास पर निर्भर करती है। तंत्रिका तंत्र का विकास क्या हुआ? मैंने बताया था तंत्रिका तंत्र क्या होता है। हमारी बॉडी में यदि हमें कहीं पर मच्छर काट रहा है और जब हम उसको मतलब मच्छर काट रहे हैं तो हमारे दिमाग को कैसे पता चल रहा है? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही इसका एहसास होता है कि यहाँ मच्छर काट रहा है, इसको हटाओ, और हमारा हाथ जो है तुरंत उस पर चला जाता है। इस प्रकार से हमारा तंत्रिका तंत्र काम करता है। तो इन्होंने क्या कहा कि विकास की मुख्य दर जो है तंत्रिका तंत्र के विकास पर निर्भर करती है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। बालक का नैतिक विकास, ये कहता है कि अब हम बच्चे के मोरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो नैतिक व्यवहार, सबसे पहले हम नैतिकता को समझते हैं। तो नैतिकता क्या होती है कि नैतिक विकास क्या होगा? सही और गलत की पहचान करने का तरीका। ठीक है, किसी भी दो चीजों के मध्य में कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, इसको अपने बुद्धि, विवेक और तर्क के अनुसार चुनना, यही नैतिकता कहलाती है। ठीक है, नैतिकता में 2-3 चीजें आती है। सबसे पहली बात तो हर व्यक्ति के लिए नैतिकता के अलग अलग मापदंड होंगे। ठीक है, और इसी में नैतिकता का यदि हम एक उदाहरण देखें, आप नैतिकता को समझिए कि नैतिकता क्या है। आप बच्चों को जो पंचतंत्र की कहानियां सुनाई जाती हैं बचपन में, है ना, मॉरल स्टोरी जिनको कहते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, पंच परमेश्वर की कहानी, अपने दोस्तों की मदद करना चाहिए, और भी कई प्रकार की कहानियां सुनाई जाती है कि लालच बुरी बला है और बुरा करोगे तो बुरा होगा, है ना। ये सारी चीजें क्या है? ये बच्चे के नैतिक विकास के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तो बच्चे का नैतिक व्यवहार कैसे डेवलप होता है, कैसे उसके अंदर समय के साथ इसका सही गलत को फर्क करने का विकास जैसा जैसा होता है, और व्यवहार जो होता है उसी को हम नैतिक विकास कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नैतिक व्यवहार क्या कह रहा है। नैतिक व्यवहार का अर्थ है कि समाज की नैतिक संहिता के अनुसार व्यवहार करना, यानी समाज के जो नैतिक नियम है उनके अनुसार व्यवहार करना। मॉरल शब्द जो है लैटिन भाषा के मोर्स से बना है,
इसको याद कर लेना भाई, ऐसे कभी कभी आ जाते क्वेश्चन, जिसका अर्थ होता है व्यवहार, विधियां, रिवाज या लोक विधियां। ठीक है, यानी जो समाज के रीति रिवाज बने हैं उनको ही उनको मानना, उनको आगे बढ़ना, उनको मानकर, यही नैतिक व्यवहार होता है। अब नैतिक विकास को हैविंग हर्स्ट एक चिंतक थे, इन्होंने 5 स्तर या अवस्थाओं के आधार पे समझाया। इन्होंने मॉडल दिया नैतिक विकास का, नैतिक विकास का एक मॉडल दिया हैविंग हर्स्ट ने, जिसमें इन्होंने 5 स्तर या 5 अवस्थाएं बताई हैं। वैसे सबसे पहले 1932 में 1932 में जीन पियाजे ने नैतिक विकास का मॉडल दिया था। ठीक है, लेकिन अभी हम हैविंग हर्स्ट का मॉडल देखते हैं। हैविंग हर्स्ट ने कौन सी 5 चीजें बताई हैं? सबसे पहली बताई है पूर्व नैतिक अवस्था, यानी जन्म से 2 वर्ष तक जब बालक से किसी भी प्रकार की नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि बालक अपने तर्क से सही और गलत का निर्णय स्वयं नहीं कर सकता इस अवस्था तक, है ना। ये हुई पूर्व नैतिक अवस्था। अब आती है स्व केंद्रित नैतिक अवस्था, यानी 3 से 6 वर्ष तक। इस उम्र में बालक अपनी खुद की आवश्यकता और इच्छा की पूर्ति के लिए चारों ओर ही केंद्रित रहता है, उसके लिए वही नैतिक है जो उससे जुड़ा है। अब 3 से 6 वर्ष के बालक जो है वो स्व केंद्रित होता है। स्व केंद्रित मतलब वो अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपने आप को बीच में रखेगा और उसके बाद में बाकी पूरी दुनिया को आजू बाजू रखेगा। अब उसको भूख लगी है तो वो माँ को कहेगा खाना दो, खिलौना चाहिए तो अब हमें ये वाला खिलौना चाहिए, है ना, खेलने जाना है तो हमें जाना है, ये वाला कपड़ा पहनना है तो पहनना है, पानी में खेलना है। तो बच्चे की 3 से 6 के बीच की जो गतिविधि होती है उसमें उसको किसी से मतलब नहीं होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। ठीक है, उसको खुद की इच्छाओं की पूर्ति करना ही उसका ध्येय होता है और उसके लिए ही वो नैतिक होता है और उससे जुड़ा होता है। ठीक है, अब आता है थर्ड, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। जब बच्चा 7 से 12 वर्ष की अवस्था में आता है और किशोरावस्था के प्रारंभ के लगभग, तो इसमें क्या होता है, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया इस अवस्था में प्रारंभ होती है। इस अवस्था में बच्चे को बताया जाता है कि आपको ऐसा आचरण करना चाहिए, ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही है। इस अवस्था में बच्चे किशोर अवस्था की ओर प्रवेश कर रहे होते हैं धीरे धीरे, तो उनको ये बताना कि आपके यानी हर समाज के अपने अपने नियम कानून होते हैं, है ना, आप ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये इस प्रकार की जो चीजें होती है वो इस अवस्था में आती हैं। ठीक है, और उनको एक अच्छी प्रेरक कहानियां सुनाना ताकि वो किसी अच्छे बड़े बुद्धिजीवी या प्रेरणा स्रोत से प्रेरणा लेके अपने जीवन को भी उसी दिशा की ओर आगे ले जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होती है 13 से 18 वर्ष की किशोरावस्था। इसमें क्या होता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का एक तो हार्मोनल चेंज होंगे, फिर मेंटल चेंज होगा, कल हमने इसको देखा तो, और सोशल चेंज भी होगा। फिर पूर्णता की इच्छा होगी और नैतिकता के आदर्श की वास्तविकता और व्यवहारिकता के बीच संघर्ष चलता है। ये क्या है, देखिए वो क्या कहना चाहते, उन्होंने इस चीज को कैसे कहा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आपके मन में जो है क्वेश्चन नहीं रहे। क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था आती है, उसके हार्मोनल चेंज होते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा क्या होता है, कल हमने देखा था विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण होता है। कोई बॉय होगा तो उसका गर्ल के प्रति आकर्षण होगा, गर्ल होगी तो बॉय के प्रति आकर्षण होगा। अब ऐसे में क्या होता है, हमने देखा था कि वो एक डे ड्रीमर हो जाते हैं, मतलब दिन में सपना देखते हैं कि मेरी पत्नी ऐसी होगी, मेरी गर्लफ्रेंड होगी, ये ऐसा। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, बच्चा सोचता है कि इस दुनिया में क्या रखा है ना, और अगर मुझे आज ही मौका मिले तो मैं सब कर डालूं, अपने जीवन का सारा आनंद आज ले लूं। ये इस प्रकार की भावनाएं उनमें आती है। क्यों? क्योंकि वो बाहरी सोशल मीडिया और इन सब चीजों से प्रेरित होते हैं और उनके दिमाग में जो हार्मोन्स जो इस समय रिएक्ट करते हैं उसी प्रकार से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो वैसा ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में नैतिकता कहती है कि नहीं, ये सब चीजें अभी सही नहीं है, इसकी एक उम्र आएगी तब करना है। तो नैतिकता के आदर्श स्थिति तो यही है कि भाई जब 25-26 साल में आपका विवाह हो जाएगा तब आप आगे बढ़िए, यानी सेक्स को लेके ये बात है ना। लेकिन बच्चा क्या सोचता है कि नहीं, वो सोचता है कि नहीं, व्यवहार में अगर अभी हो जाएगा तो
तो वो इसी कंफ्यूजन में जो है ना उसका संघर्ष चलता है, किस चीज को लेके कि इस नैतिकता, ये नैतिकता क्या सही है, क्या आज करना सही है, या अफेयर करना सही है, या ये अफेयर करना भी सही नहीं होता। ये सारी चीजों के को लेकर उसके मन में जो कॉन्ट्रडिक्शन चलते हैं, जो वो आदर्श और व्यवहार के बीच वो संघर्ष करता रहता है और इसी बीच वो पढ़ता रहता है। तो ये सारी चीजें इस अवस्था की होती हैं जिसको आधारहीन आत्मचेतना अवस्था कहते हैं। मत इसको इसीलिए आधारहीन कहा है, क्यों? क्योंकि इसका कोई आधार नहीं होता, क्योंकि वो कल्पना की दुनिया में खोया हुआ होता है, कोई आधार नहीं, वो सिर्फ सोच रहा है। और खुद की चेतना की अवस्था जो होती है वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसको एक बेस नहीं मिल पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो इसी संघर्ष में डोलता रहता है ना, वो एकदम दोलन बना रहता है। ठीक, आई होप ये वाला आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। अब देखिए, अब यहाँ आधार की बात किया है। जब वो 18 वर्ष के बाद की प्रौढ़ावस्था में आता है तो ये नैतिक विकास की चरम अवस्था आती है। इसीलिए 18 वर्ष को क्या कहा गया है कि वयस्क आयु, क्योंकि बच्चे का यहाँ तक जब डेवलपमेंट हो जाता है वो समझता है कि हाँ अब क्या सही है क्या गलत है। तर्कों के आधार पर 18 वर्ष के बाद भी जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल अब एक थोड़े सम लेवल पे आ जाता है। यहाँ पर तो वो एकदम तेज गति से बढ़ते, पर यहाँ थोड़े वो सम लेवल पे आते हैं। तो जब सम लेवल पे आते हैं तो बच्चा सोचने समझने सही गलत का तर्क करने की स्थिति में आ जाता है। तो फिर वो इस हिसाब से नैतिक विकास जो उसका वो चरम अवस्था पे हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे अगला वाला नेक्स्ट सिद्धांत। तो नेक्स्ट सिद्धांत है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसमें कोहलबर्ग ने क्या कहा था कि 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर नैतिक विकास सिद्धांत का प्रयोग किया गया है ना, और इन वर्षों को नैतिक तर्कणा वर्ष भी कहा गया। मतलब कि किस चीज नैतिक तर्क क्या होते हैं, है ना, इस उम्र के बच्चे जो है ये बहुत तर्क करेंगे, है ना, और कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज सही है ये कहेंगे। इन्होंने इस सिद्धांत में 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई। तो हर स्तर में, हर एक स्तर में इन्होंने 2 अवस्था बताई है। ऐसे 3 स्तर हुए और प्रत्येक स्तर की 2 अवस्था हुई, तो क्या हुआ 6 अवस्थाएं हो गई। ठीक है, इसके अनुसार नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ठीक है, एक विशिष्ट बात को लेके वो सामान्य बात की ओर तक जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है हिंज या हाइनेज। ठीक है, ये क्या है, नैतिक दुविधा से संबंधित है। तो ये अगर ये एग्जाम में आए कि हिंज या हाइनेज किससे संबंधित है, तो नैतिक दुविधा से संबंधित है। अब नैतिक दुविधा क्या होती है इसका एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, नैतिक दुविधा कैसी होती है, मान लीजिए कि आप जो है आप एक बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, और एक बूढ़ी महिला है। ठीक है, आप एक दिन रास्ते से जा रहे थे और वो बूढ़ी महिला जो है अपना सामान बेच रही थी और आपसे कहती कि प्लीज आप सामान ले लो क्योंकि मेरे पास खाने के लिए रुपए नहीं है और ये दुकान जो मैं चला रही हूँ इससे ही मेरा घर चलता है। आपने वो बूढ़ी माता राम से अपना सामान खरीद लिया, आपको दया आ गई, है ना, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, आप चले गए। थोड़े दिन बाद आपके विभाग ने आपको ऑर्डर दिया कि जाओ या इस रोड पर जितनी दुकानें हैं, इस रोड पर जितनी दुकानें हैं वो सबको जो है यहाँ से अतिक्रमण हटाना है। तो ये बूढ़ी माताराम की दुकान को भी हटाना होगा। ऐसी स्थिति में आपके मन में अब क्या नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी कि ये गरीब है, अब इसको मैं कहाँ ले जाऊं, इसकी दुकान हटाना सही है या नहीं है। इसे कहते हैं नैतिक दुविधा। जब आपको सही और जब आप जानते हुए भी सही नहीं कर पा रहे हैं या आप सोच में पड़ गए कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है, शासन का निर्देश का पालन करना भी सही है और ये जो महिला है इसका नुकसान हो जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगी, है ना, उसका जीवन का आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि अब उसके पास खाने को पैसे नहीं है। तो ऐसी चीजें कहलाती है नैतिक दुविधा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा।
तो नैतिक दुविधा का मैंने एक एग्जाम्पल बताया, एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। एक पुरुष है, उसकी पत्नी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है अपनी पत्नी का इलाज कराना चाहता है। अब डॉक्टर कहता है कि इसको 50,000 का इंजेक्शन लगेगा, मतलब डॉक्टर ये नहीं कहता 50,000 का इंजेक्शन, डॉक्टर कहता है कि इनको ये इंजेक्शन लगेगा, आप लेकर आइए। अब व्यक्ति गया इंजेक्शन के लिए, दुकान में गया और उसने पूछा कि कितने का इंजेक्शन है। दुकान वाले ने बोला 50,000 का इंजेक्शन है। व्यक्ति के पास पैसे नहीं है कि वो इंजेक्शन ले आए। अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसको अपनी पत्नी की जान बचानी है, तो या तो वो कहीं से चोरी करेगा और चोरी करके लाएगा और इंजेक्शन लेके जाएगा, अपनी पत्नी की जान बचाएगा। यदि कोई व्यक्ति उसको देखता है और आप इस घटना को देखते हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि उसने जो काम किया वो गलत है। क्यों? क्योंकि चोरी करना गलत बात है, नैतिक नहीं है, ठीक है। पर उस व्यक्ति के लिए उस समय नैतिकता आवश्यक है या अपनी पत्नी की जान बचाना आवश्यक है? उसके लिए पत्नी की जान बचाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में वो नैतिक और अनैतिक का निर्णय नहीं करेगा, या उसके लिए वो चीज नैतिक ही है। क्यों? क्योंकि वो जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसे ही यदि कोई महिला है, उसका छोटा बच्चा है और उस पर किसी प्रकार का अटैक हो जाए, तो महिला अपने बच्चे के बचाव में यदि किसी भी हिंसक गतिविधि पे उतर आती है या सामने वाले की हत्या कर देती है, ऐसी स्थिति में शासन की या कानून की नजर में तो महिला अपराधी है, क्योंकि उसका कृत्य जो है वो गलत है, कानून के अनुरूप नहीं है, नैतिक नहीं है। पर महिला अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उस समय नैतिक और अनैतिक का फर्क नहीं करेगी, और वो तो नैतिक दुविधा में भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए बच्चे की जान बचाना ही सर्वोपरि होगा। उस समय में तात्क्षणिक रूप से वो बच्चे की जान बचाने को ही अपनी नैतिकता समझेगी, क्योंकि वो उसका बच्चा है। तो इस प्रकार से नैतिकता के बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं आप सोचेंगे आपको आसपास मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार ये नैतिक दुविधा भी, कि जब कोई एक ऐसी स्थिति होती है कि जहां पर आप चाहते हैं कि ये मतलब नियम के कानून के हिसाब से तो ये काम ऐसा होना चाहिए, पर जहां आपकी संवेदना, आपके भावनाएं जो हैं उस व्यक्ति के प्रति या किसी विशेष कार्य के प्रति होती हैं कि नहीं, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो इस व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा, तो वहां पर आप जो है नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि अब क्या करना सही है, क्या गलत है। इसी चीज को नैतिक दुविधा कहा जाता है, ठीक है। देखो, मैंने बहुत आराम से, बहुत डिटेल में ये बात समझाई है, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की या दोबारा इसको समझने के लिए यहाँ वहाँ कहीं भटकना नहीं पड़े। आपको एक बार में सारी चीज क्लियर हो जाए। अगर आप कहीं भूलते हैं, आप इसको रिकॉर्डिंग देंगे, फिर से आप समझ लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, बट इसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग नंबर होते हैं वो यहीं से मिलते हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्नों के बहुत सिंपल मतलब बस आपकी समझ होनी चाहिए तो आपको तुरंत नंबर मिल जाएगा। इसमें गलत होने की संभावना ना के बराबर होती है इन प्रश्नों में, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इनकी जो है कोहलबर्ग की 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हैं। अब हम उनको पढ़ेंगे आगे। सबसे पहली अवस्था वो कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज कहलाती है पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है। और ये क्या है? शैशव अवस्था 4 से 10 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है। आपको पता है बच्चा छोटा, उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, परंतु बालक का नैतिक विकास धीरे धीरे प्रारंभ होगा। अब बालक क्या है? अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है। मतलब दादी क्या बताएगी कि बेटा ऐसे करो, या ये काम करो, ये सही है, ये गलत है, या माता पिता सिखाएंगे बच्चे को, तो वो अपने परिवार के सदस्यों से ये सब सीखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? वो जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, और बाहरी घटनाओं के आधार पर ही वह सही और वह गलत बताता है। बालक में तर्क व चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है, ठीक है। और इस स्तर की 2 अवस्थाएं हैं, ओके। सबसे पहली अवस्था है आज्ञा एवं दंड की अवस्था,
और दूसरी अवस्था होती अहंकार की अवस्था। ठीक है, आज्ञा और दंड की अवस्था होती है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। ठीक है, इस अवस्था में बालक आज्ञा इसलिए मानता है कि उसे दंड ना मिल जाए। अब पापा ने कहा कि अपना सामान यहाँ रखो, तो बच्चा इसलिए थोड़ी रख रहा है, पापा की रिस्पेक्ट कर रहा है, वो इसलिए रख रहा है कि कहीं पापा कुटाई ना कर दे हमारी। समझ रहे हैं? तो वो इस दंड ना मिले इसीलिए वो काम करेगा। वो इसलिए काम नहीं करेगा कि आज्ञा मान के वो काम कर रहा है। ठीक है, तो पहली अवस्था ये होगी। फिर सेकेंड अवस्था क्या होगी? अहंकार की अवस्था या साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, स्टेज ऑफ ईगो या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, और इस अवस्था में बालक में अहम का भाव रहता है। इस अवस्था में ये जो है ना, बालक जो है पहले तो उसको अब वो अपने आप को ही वो मानेगा कि भाई मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि बालक क्या है? स्वकेंद्रित है, स्वकेंद्रित है ना। और ये जो है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ क्या है? ये कहता है कि जो सही है वो अपनी जरूरतों को पूरा करता है और कभी कभी दूसरों की जरूरतों को भी पूरा करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो ये देखता है कि कोई चीज ऐसी है जो मेरी जरूरतों को तो पूरा कर रही है, लेकिन कभी कभी दूसरों की जरूरतों को भी पूरा कर रही है। तो ये इस अवस्था में आता है और इसी को साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता कहते हैं। अब आती है सेकंड अवस्था। सेकंड अवस्था नहीं, सॉरी, सेकंड चरण, सेकंड स्तर है उसका, जो है 2 अवस्थाएं होंगी। तो अब ये है सेकंड है कन्वेंशनल स्टेज, या इसे पारंपरिक कहेंगे, परंपरागत कहेंगे। ठीक है, ये बाल्यावस्था है और 10 से 13 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के आधार पर, इनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। इस अवस्था में भी 2 अवस्थाएं होती है, मतलब इस स्तर में भी 2 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली होती है प्रशंसा की अवस्था। तो क्या होता है? उत्तम लड़का, अच्छी लड़की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है, गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या है? बच्चे जो काम करते हैं उसके लिए वो प्रशंसा पाना चाहते हैं कि भाई हर कोई उनकी तारीफ करे, अप्रिशिएट करे। ठीक है, और सेकंड है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स सोशल सिस्टम, मतलब वो सोशल सिस्टम में वो रिस्पेक्ट चाहता है। जैसे बालक जो है समाज द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं तथा नियमों के प्रति सम्मान रखता है। ठीक है, मतलब जैसे इसका एग्जाम्पल बताती हूं। बच्चा किसी के यहाँ शादी में गया, ठीक है, तो वहां पर वो देखता है कि कोई बड़े हैं, तो अगर पापा ने उनके पैर छुए तो वो बच्चा भी उनके पैर छुएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि ये एक सामाजिक रीति रिवाज है ना। ये एक सामाजिक रिवाज है जहां पर कि बड़ों को सम्मान के लिए क्या करते हैं? पैर छूते हैं। तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा पापा कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, तो वो क्या करेगा? इन नियमों के प्रति सम्मान करेगा। ठीक है, और जैसा अनुकरण करेगा, वो देखेगा, सीखेगा और सम्मान की उसके अंदर फिर जो है इनका सम्मान भी करेगा। इन सब जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनका सम्मान भी करेगा, वो आदर करेगा। और इसके बाद आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी उत्तर पारंपरिक अवस्था। ठीक है, ये किशोर अवस्था 13 वर्ष के बाद की है। ठीक है, इस अवस्था में बालक का जो नैतिक विकास है लगभग पूर्ण हो जाता है एवं बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। मतलब उसको लगभग लगता है कि हाँ, ये कह रहे हैं कि यहाँ तक जो बालक है 13 वर्ष तक इसका नैतिक विकास पूरा हो जाता है, जबकि इसके पहले वाले मॉडल में जो था हमने क्या कहा था कि वो 18 साल तक वो नैतिक परिपक्वता मान रहे थे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा इनको अलग अलग पढ़ना है, हर व्यक्ति का सिद्धांत अलग अलग है। ठीक है ना, तो
इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है और इसकी भी इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई हैं। तो सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉम्प्रोमाइज, बालक को कई परिस्थितियों में समाज से समझौता करना पड़ता है। इस स्थिति में मान लीजिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा अपने मन का कुछ करना चाहता है, वो अपने दोस्तों के साथ घूमना जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स का कहना है कि नहीं, तुम घूमने इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमें फला आंटी के यहाँ या फला रिश्तेदार के यहाँ किसी कार्यक्रम में जाना है। तो क्या होगा, उसको समझौता करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा वो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है बच्चा जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा कहीं कहीं। फिर उसके बाद में आई एक और अवस्था, विवेक की अवस्था, जैसे सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत उन्मुखता भी कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने एवं आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण अधिक होता है। अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, ठीक है। वो क्या होता है कि अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करता है और लेकिन आत्मनिंदा से भी बचना चाहता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म से, ठीक है। वो नहीं चाहता कि उसकी कोई बुराई करे, तो इसलिए उसका क्या मोटिवेशन अधिक होता है। इस अवस्था में सामाजिक स्तर की उच्चतम अवस्था होती है और इस अवस्था के अंतर्गत किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता विद्यमान होती है। मतलब वो इतना आदर्श रूप बनना चाहता है, इतना उसके अंदर विवेक डेवलप हो जाता है कि वो नहीं चाहता है कि कोई उसकी बुराई करे और जो भी नैतिक नियम है वो उनका पालन करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत, ठीक है। जीन पियाजे एक बहुत बड़ा नाम है और नैतिक सिद्धांत के मामले में जीन पियाजे ने इसमें साइकोलॉजी में बहुत काम किया है, ठीक है। जीन पियाजे से पिछली बार भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, इस बार भी आई होप क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हम देखेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बताया कि 5 वर्ष तक बालक जो है गैर नैतिक होता है। अब देखिए क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि किसने कहा कि 5 वर्ष तक का बालक गैर नैतिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए जीन पियाजे, ठीक है। यानी ये जीन पियाजे से तो कुछ भी पूछ सकता है, ये इतने महत्वपूर्ण है। इन्होंने नैतिक विकास को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला है परायत नैतिकता की अवस्था या पर केंद्रित उन्मुखता, ठीक है, स्टेज ऑफ हेटेरोनाइमस मॉरलिटी, ठीक है। 2 से 8 वर्ष की यह अवस्था है बच्चे की। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था, स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म कहा जाता है और दबाव की नैतिक अवस्था भी कहते हैं, स्टेज ऑफ मॉरलिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको 2 चीजें कहते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, नैतिक वास्तविकता की अवस्था और दबाव की नैतिकता की अवस्था। 2 से 8 वर्ष का बच्चा, यह नैतिक विकास की पहली अवस्था है जिसमें प्रायः सभी बच्चे गुजरते हैं। बड़ों को नियम के स्रोत के रूप में देखना। देखो यहाँ पर क्या है कि जो बड़े हैं, घर के बड़े हैं, बच्चे से जो भी बड़े हैं, वो क्या है, बच्चों के लिए नियम के स्रोत है। मतलब जो बड़ों से नियम मिल रहे हैं तो नियम देने वाले कौन हुए, बड़े हुए, और बड़े क्या हुए, नियमों के स्रोत हुए, कि उनके नियम के स्रोत कौन हुए, बड़े हुए, जो माता पिता या कोई भी बड़े भाई बहन, दादा दादी, ये सारे लोग, ठीक है, उनके नियम के सोर्स हो गए। 2 से 8 साल का बच्चा बड़ों को देखकर ही सीखेगा। अब बड़ों की आज्ञा पालन करना अच्छा व अवहेलना करना बुरी बात माना जाता है। ये देखो, ये सबके घरों में होता है, इसमें याद करने जैसी कोई चीज नहीं है, बस थोड़ा अकल लगाना है। जो बच्चे माता पिता की बात मानेंगे कहेंगे अच्छा बच्चा है, और जो बच्चा नहीं मानेगा वो कहेंगे ये बुरा बच्चा है, गलत बात है, इसकी आदतें अच्छी नहीं है, ठीक है, बुरी आदतें हैं। फिर क्या होगा, कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो पढ़ाई में मेहनत कर रहा है लेकिन उसके मार्क्स कम आए, ठीक है, तब भी पेरेंट डांटेंगे कि तुम्हारे नंबर कम क्यों आया है, नंबर कम नहीं आना चाहिए। पर आपने उसके इरादे नहीं देख रहे हो, वो कोशिश तो कर रहा था ना, ज्यादा नंबर लाने की, ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश की उसने, लेकिन यहां पर क्या है, उसके इरादे नहीं देखते कि वो किस इरादे से काम कर रहा है। उन्होंने क्या देखा, सिर्फ परिणाम देखा कि मार्क्स कम आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जीन पियाजे ने बोला कि ये इस तरीके से काम करता है। ये उदाहरण इसलिए दिए हैं या चीजें इसलिए लिखी हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब सेकंड पढ़ेंगे हम। सेकंड चीज कहती है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था या स्वायत्त उन्मुखता, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मॉरलिटी।
तो 9 से 11 वर्ष में आत्म केंद्रिता की भावना लुप्त हो जाती। इस समय बच्चा अब सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा, ठीक है, अब वो आसपास भी देखेगा और वो समझने लगते हैं कि नैतिक नियम किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं। इतनी उम्र में आते आते तक बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि नैतिक नियम कोई ऐसा नहीं है कि पापा ने ये जो कह दिया ये बात ही सही होगी, लेकिन मतलब उसको ये समझ में आने लगता है कि एक बार कही गई बात सही नहीं है, या उन्होंने कहा कि ये ऐसा है तो हमेशा ही वैसा होगा, नहीं, उनको ये समझ में आता है कि ये सारे काम जो है ना आपस के सहयोग से होते। वो घर के लोगों को देखते हैं कि कौन कैसा है, कि मम्मी ने कह दिया कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, फिर बाद में मम्मी भी चली गई, तो उनको समझ में आने लगता है कि नहीं, ये जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता है एक बार बोली और बात वही बात होगी, अटल हो गई बात, नहीं, वो आपस में सहयोग से काम होता है। फिर उसको समझ में आता है कि अच्छा नैतिकता ये इस टाइप की है। अब वो यहाँ पर क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से सोचने और तर्क करने लगते हैं। इतना बड़ा बच्चा होगा तो वो तर्क करेगा, 9 से 11 साल का बच्चा तर्क करेगा। आप कहेंगे चॉकलेट मत खाओ, वो कहेगा क्यों, वो हर चीज में क्यों पूछेगा आपको, बताओ पहले उसको उसका बताओ। आप कहेंगे वहां मत जाओ तो पहले पूछेगा क्यों, हर चीज में वो क्यों पूछेगा। उसके प्रश्न होंगे कि आप पहले बताइए कि ऐसा क्यों है, वो तर्क करेगा, वो खुद का दिमाग लगाएगा, सोचेगा। फिर कार्य का इरादा महत्वपूर्ण है। अब वो समझेगा कि नहीं, मैं किस नियत से मैं काम कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसको ये समझ में आएगा। उसको ये भी समझ में आएगी कि नियम परिवर्तनशील है, नियम चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक बार बोली गई बात ही सही होगी, बदल भी सकती है। इसे अन्योन्यता, पारस्परिक या रेसिप्रोसिटी व सहयोग की नैतिकता का काल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखो, और इसको याद बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। जीन पियाजे को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आप जीन पियाजे को बहुत अच्छे से याद करिएगा प्लीज। इसकी एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए जीन पियाजे की। अब हम देखते हैं सामाजिक संवेगी के विकास का पारिस्थितिक परक सिद्धांत, यानी कि इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। इसके प्रवर्तक कौन है, इस सिद्धांत को देने वाले हैं यूरी ब्रोन फैन ब्रेनर, ठीक है, इनका नाम है यूरी ब्रोन फैन ब्रेनर। बालक के विकास की व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत का निर्माण किया गया है। अब देखो ये सिद्धांत क्यों बना है, बालक के विकास की व्याख्या करने के लिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा सिद्धांत क्या कर रहा है, तो ये बालक के विकास की व्याख्या कर रहा है, ठीक है, जिसे परिस्थिति परक सिद्धांत भी कहा गया, इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं इस सिद्धांत को। जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूं आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। इस सिद्धांत को इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, पारिस्थितिक परक सिद्धांत किसने दिया, तो आपको आना चाहिए यूरी ब्रोन फैन ब्रेनर ने दिया है। वर्तमान में इस सिद्धांत के नाम को परिवर्तित कर जैव पारिस्थितिकी मॉडल, ये देखो इसका एक और नाम है जैव पारिस्थितिकी मॉडल या बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी कर दिया गया। अब देखिए एक ही सिद्धांत के 4 नाम हो गए, एक ये हो गया बालक के विकास की व्याख्या, एक तो ये है सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक परक सिद्धांत, ठीक है, इकोलॉजिकल थ्योरी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, पारिस्थितिक परक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी, एक नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, इंग्लिश वाला भी इकोलॉजिकल थ्योरी पूछ सकते हैं, 5वां जैव पारिस्थितिकी मॉडल, और 6ठा बायो इकोलॉजिकल थ्योरी, बायो इकोलॉजिकल मॉडल। और सबका नाम तो एक ही सिद्धांत है, नाम बस अलग अलग है, ठीक है। तो ये सारे नाम याद होने चाहिए कि ये चाहे वो कितना ही घुमाए फिराए, आपको पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत इसने दिया। अब इस सिद्धांत में इसने क्या बताया, चलिए इसको देखते हैं। ये कहता है कि परिस्थिति परक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण तल के 5 स्तर इसने बताए हैं, ठीक है। जो निम्न है, सबसे पहला है लघु मंडल यानी माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में कहता है कि यह बालक का जो है प्राथमिक स्तर है, प्रथम स्तर है, ठीक है, पहला स्तर है, सबसे ज्यादा आवश्यक व निकट होता है, और सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को या निकटतम वातावरण को लघु मंडल कहा गया। ये देखो ऐसा, ये भी पूछ सकता है कि लघु मंडल किसे कहा गया। अब 4 ऑप्शन में कुछ कुछ बना दिया,
तो आपको पता होना चाहिए सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को या निकटतम वातावरण को लघु मंडल कहा गया। इस मंडल में बच्चे के निकटतम वातावरण में होने वाली अंतःक्रियाएं और क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी, परिवार, शिक्षक, साथी संघ, विद्यालय इत्यादि, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, एक बच्चा है ये, ठीक है, ये बच्चा है, ओके। अब इसके अंदर इसका लघु मंडल क्या है, जो इसको चारों तरफ से घेरे हो। ठीक है, तो इसमें क्या, कौन घेरा है इसको, इसके खुद के माता पिता, दादी नानी, दादी दादी आएंगे, पड़ोसी आएंगे, परिवार आएंगे, शिक्षक आएंगे, बस इन्हीं से ये घिरा रहता है चारों ओर से। तो इसीलिए इसको लघु मंडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि लघु यानी छोटा, ये छोटा होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो सारी क्रियाएं आती है वो इसकी अंतःक्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, सबसे भीतरी स्तर है और सबसे निकटतम है, पास में है। ओके, अब चलिए अब अगले में चलते हैं, अगला बढ़ते हैं। अगले में कहता है ये मध्य मंडल है। ठीक है, तो मध्य मंडल क्या है, ये देखो, इसका इस बच्चे का जो है हमें नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ये है बच्चा, ये बच्चा था। ठीक है, ये हो गया लघु मंडल। अब इसके बाद आया इसका मध्य मंडल, ये। ठीक है, मध्य मंडल क्या कहते हैं, इसको मेसो सिस्टम कहते हैं। ये बालक का दूसरा स्तर है जो लघु मंडल के विभिन्न कारकों और तत्वों, परिवार, पास पड़ोस, साथी के आपसी संबंधों से बनाए। मतलब मध्य मंडल में लघु मंडल की सारी चीजें आ गई। ठीक है, जैसे बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियां, स्कूली अनुभूतियां, साथी संघ की अनुभूतियां इत्यादि इसमें शामिल होती है। इसमें क्या हुआ, सिर्फ लोग शामिल हुए, चीजें शामिल। अब इसमें क्या है, उसके वो कैसा रियलाइज कर रहा है, कैसे महसूस कर रहा है, वो सारी चीजें जो है मध्य मंडल में शामिल होती हैं। ठीक है, स्कूल गया, दोस्तों से मिला, टिफिन शेयर किया, ये सारी चीजें आएंगी, क्या बातें करी, ये सारी अनुभूतियां, उसकी जो फीलिंग्स है वो इसमें आएंगी। ठीक है, फिर थर्ड आता है बाह्य मंडल यानी एक्सो सिस्टम। ये बालक का तीसरा स्तर है। इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप में नहीं जुड़ा होता, अर्थात इसमें बालक स्वयं नहीं होता है, यह सामाजिक संदर्भ से बना होता है। इसके अंतर्गत कुछ औपचारिक संगठन जैसे माता पिता का कार्य स्थल, ठीक है, धार्मिक स्थान, परिवार की आर्थिक स्थिति, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अब क्या हुआ, देखिए एक और बन गया, एक और। अब क्या है, जो बच्चा की यहां से डायरेक्ट अब यहां से रिलेट नहीं कर पाएगा, इतने दूर तक बच्चा नहीं पहुंच पाएगा, बच्चा सिर्फ यहीं तक पहुंच रहा है। ठीक है, और ये इसकी फीलिंग्स है, इसके बाद बच्चा यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, बच्चा इसमें डायरेक्ट नहीं है, केंद्र में नहीं है। इसमें बच्चा क्या हो रहा है, जैसे उसके पेरेंट्स का ऑफिस है, ठीक है, माता पिता का ऑफिस है, वहां पे वो कभी कभार जा सकता है। कोई धार्मिक स्थान है, मंदिर ले गए पेरेंट्स उसके, ठीक है, वहां जाएगा। परिवार की क्या स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी, इस पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, अर्थात कि बच्चे को कौन से टीकाकरण लगने हैं या कभी वो हॉस्पिटल गया, तो ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित होगी। जहां वो कभी कभार जाता है, ऐसा समझिए, जहां वो कभी कभार जाता है, डायरेक्ट उसका जुड़ाव नहीं होता है वहां से। ठीक है, ये जहां डायरेक्ट जुड़ाव नहीं होता उसको क्या कहते हैं, बाह्य मंडल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बच्चे का रीच नहीं है, डायरेक्ट बच्चे की पहुंच नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आता है वृहद मंडल यानी मैक्रो सिस्टम। यह बाहरी या ऊपरी स्तर है जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाएं, देश का कानून, रीति रिवाज इत्यादि शामिल होते हैं, जिसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। तो बालक के विकास पे क्यों पड़ेगा, क्योंकि इन सारी चीजों का प्रभाव क्या है, इन सारी चीजों का प्रभाव उसके पेरेंट्स, शिक्षक, समाज, ये सारी चीजों अंदर की जो लेयर्स हैं उन पे पड़ेगा। और जब अंदर की लेयर्स पे पड़ेगा तो बच्चा कहाँ है, हमारा बेचारा केंद्र में है, तो उस पे भी इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा। ये और बृहद मंडल हो गया, जहां पे बच्चे की पहुंच नहीं है, जहां जो चीजें बच्चे को प्रभावित नहीं कर रही हैं डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट बच्चे को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है घटक मंडल यानी क्रोमो सिस्टम। ये कहता है कि घटक मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक व ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं तथा बालक वर्तमान समय में ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां उन्हें कई अनुभूतियां या अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल एवं संचार के नए नए तरीके तथा संसाधन से अवगत होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है,
जैसा बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा है जो इंस्टाग्राम चला रहा है, ठीक है, या रील देख रहा है, तो वो ये देखता है कि मेरे हमउम्र बच्चे, समझ लीजिए कोई गर्ल है तो वो देख रही है कि मेरे हमउम्र बच्चे इतना सारा मेकअप कर रहे हैं पर वो तो नहीं कर पा रहे, तो उसको वहां से जो अनुभव मिलते हैं वो इस घटक मंडल में आते हैं, ठीक है, और यहां से फिर वो प्रभावित होता है, समझ गए, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे को, या टीवी, टेलीविजन, सिनेमा, इन सब चीजों के थ्रू जो बच्चे को चीजें मिलती है या वो इसका अनुभव करता है, वो सारी चीजें ये घटक मंडल में या क्रोमो सिस्टम में होती हैं, ठीक है। ये ज्यादातर डिजिटली वाला चीजें हैं, ठीक है, जिससे भी बच्चा डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, ठीक। अब दुर्गानंद सिन्हा ये जो है, इन्होंने भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक पारिस्थितिकी मॉडल प्रस्तुत किया था। इसको स्टार बना के याद करना, ठीक है। बच्चे की पारिस्थितिकी को 2 संकेंद्रीय परतों के रूप में देखा जा सकता है। उसने 5 बताई थी, है ना, 5 हमने गोला में बनाया 5, लेकिन ये जो थे दुर्गानंद सिन्हा, इन्होंने 2 ही बनाई, है ना। ये है अपना बच्चा, ठीक है, 1 और 2, इनने 2 ही बनाई, बस आप ऐसा याद रखो, ठीक है। इतना ही आएगा अगर एग्जाम में आएगा तो, ओके। अब हम देखते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की कौन थे? एक ना ये जो है ये रूसी थे, ठीक है, हाँ, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। हम इसमें सारे जो साइकोलॉजिस्ट को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसमें इसके जो प्रतिपादक है इनका नाम है लिव सेमनोविच वाइगोत्स्की, एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। ये क्या कहते हैं कि बालक के, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान रहता है। स्वाभाविक सी बात है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। इनका मानना है कि बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है, तथा इन्होंने कहा कि बालक का सबसे ज्यादा विकास खेल के मैदान में ही होता है, ठीक है। इनका कहना यह है कि बच्चा जो भी चीजें सीखता है, एक तो दूसरों से सीखता है, दूसरों की मदद लेके सीखता है, और दूसरा उसका सबसे ज्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। इन्होंने सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। देखो भाई, अब इनका याद कर लो, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, या जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत, सॉरी, सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, इनके सिद्धांत को कहते हैं। इस सिद्धांत में इनने 3 मुख्य बातों को विशेष बताया, 3 बातें बताई। कौन कौन सी 3 बातें बताई? सबसे पहली बताइए इन्होंने सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। जब बालक समाज में 2 या 2 से अधिक लोगों से सामाजिक अंतरक्रिया करता है तो इसे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होता है। वाइगोत्स्की इसको ग्रुप लर्निंग को विशेष महत्व देते हैं। उनका कहना है कि जब बच्चा समाज में ज्यादा लोगों से सीखता है, ज्यादा लोग से वार्तालाप करता है, आपस में मिलता है, ग्रुप में लर्निंग करता है, तो वो उसको जो है ज्यादा उसके विकास में जो है मदद होती है, और इसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छा होता है, परिपक्व होता है, ठीक है। सेकेंड होता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशल कल्चरल फैक्टर, ठीक है। तो वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों के अलावा संस्कृति पर भी जोर देते हैं, इसलिए उनके इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं कि सोशल तो जरूरी है पर कल्चरल भी जरूरी है, संस्कृति भी जरूरी है, समाज के साथ संस्कृति भी जरूरी है। उन्होंने सिर्फ समाज को नहीं कहा है, समाज के अलावा उन्होंने संस्कृति को भी महत्वपूर्ण माना है। और तीसरा उन्होंने कहा भाषा के लिए, तो भाषा को इन्होंने सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ा यंत्र बताया है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि सामाजिक विकास के लिए भाषा को सबसे बड़ा यंत्र किसने बताया, तो आपको पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की ने इसको सबसे बड़ा यंत्र बताया है, ठीक है। इसी के द्वारा समाज में संप्रेषण क्रिया पूर्ण होती है, मतलब समाज में एक दूसरे से वार्तालाप होता है तो भाषा के माध्यम से ही होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो ये है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसको जो है ये अलग है, इसको अलग देखिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम विकास क्षेत्र या समीपस्थ विकास क्षेत्र से तात्पर्य,
ठीक है, इसको हिंदी में निकटतम विकास क्षेत्र या समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। जब बालक कोई काम करना चाहता है परंतु वह उस काम को करने में सक्षम नहीं होता, मतलब एबल नहीं होता, तो अपने से बड़े माता पिता, अध्यापक आदि का सहारा लेता है। इससे इसे निकटतम विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मतलब अपना विकास करने के लिए उसने निकटतम व्यक्ति से सहारा लिया है। ठीक है, तो वही क्या कहलाया, निकटतम विकास का सिद्धांत। इसमें बालक किसी कार्य को करने के लिए बाहरी मदद लेता है, यानी पेरेंट्स से मदद ली या टीचर से मदद ली। तो इस प्रकार हम ZPD की क्रिया के दौरान देखते हैं कि एक बच्चा अपने आप कर रहा है और एक बच्चा जिसे सीखने में बाहरी सहायता मिली है, वह बाहरी मदद से सीखा हुआ बालक उस कार्य को ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आपको एक बार में ये समझ में आ जाएगा। दो बच्चे हैं, सुनिए, दो बच्चे हैं, दोनों ने, उनकी मैम ने उनको प्रोजेक्ट बनाने दिया कि बेटा आप दोनों जो है घर से प्रोजेक्ट बना के लाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट दिया। एक बच्चा है वो खुद से बना रहा है, ठीक है, सेल्फ खुद से बना रहा है। तो वो क्या करेगा, छोटा है, कुछ चिपकाएगा, कुछ काटेगा, कुछ बिगाड़ेगा, कहीं गोंद गिराएगा। ठीक है, उससे जैसा बनेगा उसने ये खुद बना लिया। ठीक है, अब एक बच्चे उसने क्या किया, उसने बोला कि मुझसे नहीं आ रहा है मम्मी प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तब क्या कर रही है, मम्मी उसके लिए बना रही है। ठीक है, जब मम्मी उसके लिए बना रही है और बच्चा बैठ के देख रहा है, थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रहा है, तो बच्चे को समझ में आएगा भाई मम्मी अगर कैंची से कट करेगी कोई चीज तो वो बेहतर करेगी बजाय एक उसी उम्र के बराबर के बच्चे के से। ठीक है, कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्या हुआ, मम्मी ने जो प्रोजेक्ट बना के दिया इस बच्चे को, ये मान लीजिए ए बच्चा था जो खुद बना रहा था और ये बी बच्चा है जो मम्मी की हेल्प ले रहा था, तो इसका प्रोजेक्ट देखने में उतना खूबसूरत या आकर्षक नहीं होगा जितना इसका प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो यही ये कहना चाहता है कि जो बच्चा अपने आप कर रहा है, मतलब ये सेल्फ जो खुद कर रहा है, तो और एक बच्चा जिसने सीखने में बाहरी सहायता मिली, मतलब इसको बी को मम्मी की सहायता मिली, वह बाहरी मदद से सीखा हुआ बालक यानी कि बी उस कार्य को ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, मतलब प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छे से बना पाएगा। क्यों, क्योंकि उसको हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा जो जब जोन बनता है कि वो एकदम अपने आसपास लोगों की सहायता लेता है, तो इसे ही निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्या चीज कह रहा है, इसके फोल्डिंग। ठीक है, या मचान। ठीक है, मचान आप जानते हो मचान किसको कहते हैं, थोड़ा ऊपर जो हिस्सा रहता है उसको मचान कहते हैं। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग क्या कह रहा है, जब एक पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, पूर्ण ज्ञान, किसी चीज का पूर्ण ज्ञान हो किसी व्यक्ति को, वयस्क बच्चे के निष्पादन को सहयोग व निर्देशन द्वारा विस्तारित करता है, इसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। इसके द्वारा बालक को उच्चतम विकास की ओर ले जाया जाता है। यह प्रक्रिया 4 स्तर में पूरी होती है। सबसे पहले दूसरों से मदद लेना, फिर स्वयं समस्या को समझ लेना। जब बालक अपनी समस्या को स्वयं हल करने लग जाता है और निपुणता, दूसरों की मदद करने की निपुणता आ जाती है। अब इसका एग्जाम्पल समझो, अभी समझ में आएगा। एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, मान लीजिए वो SST पढ़ रहा है। ठीक है, SST पढ़ रही है, कोई भी बच्चा है SST पढ़ रहा है। ठीक, अब उसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एक टॉपिक है जो उसे समझ में नहीं आ रहा। उसने स्कूल में टीचर से भी कहा कि मुझे समझा दो, टीचर उसे समझाई पर वो उसको समझ में तब भी नहीं आया। तो उसने क्या किया, वो घर आई और उसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी प्लीज ये टॉपिक समझा दो, मुझे नहीं आ रहा समझ में। अब उसकी मम्मी ने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उसने, मम्मी ने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले स्तर में देखो ये 4 प्रक्रिया बताया है इसने। ठीक है, मैं इसके फोल्डिंग को समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया में क्या हुआ, सबसे पहले उसने दूसरों से मदद लिया। तो किससे मदद ली, मम्मी से मदद ली। ठीक, अब क्या हुआ, मम्मी ने उसको पूरा टॉपिक जो है वो समझा दिया। ठीक है, जब मम्मी ने पूरा टॉपिक उसको सारा चीज समझा दिया, अब उसने क्या किया, वो बच्ची स्वयं फिर समस्या को समझी कि अच्छा मुझे कहाँ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मम्मी ने उसको पूरा टॉपिक समझाया तो उसे समझ आ गया कि उसको कहाँ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, अब उसने समझ लिया है। अब क्या हुआ, उसने अपनी समस्या का हल स्वयं कर लिया। अब उसने मम्मी को कहा कि देखो अब मैं क्वेश्चन आंसर कर लूंगी क्योंकि अब मुझे पूरा टॉपिक समझ में आ गया। तो उसने 3rd स्टेप भी कंप्लीट कर लिया और वो टॉपिक उसको इतना अच्छा बनने लगा कि उसने स्कूल में जाके अपनी सहेली की भी मदद कर दी। निपुणता आ गई अब उसको।
तो वो दूसरों की मदद करने के भी निपुण बन गई, उसने वो टॉपिक को समझा और दूसरों की मदद भी कर दी। तो ये जो स्कैफोल्डिंग है या मचान जिसको कहते हैं, तो जब एक व्यक्ति या वयस्क जो उसको उस चीज के बारे में पूरा नॉलेज हो, ठीक है, वो यदि बच्चे को किसी काम को करने के लिए सहयोग या निर्देशन द्वारा उसके काम को सहयोग करता है तो इसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको चारों स्टेज इसकी समझ में आ गई होंगी कि स्कैफोल्डिंग क्या कहना चाह रहा है। अब हम देखते हैं MKO, यारे मोर नॉलेजेबल अदर्स। यह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखता होगा। भाई कोई व्यक्ति होता है जिसको पूर्ण ज्ञान हो, चाहे वह उम्र में वयस्क हो या ना हो, लेकिन ज्ञान में पूर्णता रखता हो, वह व्यक्ति MKO या मोर नॉलेजेबल अदर्स कहलाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल सुनो। इसके एग्जाम्पल, आपने एक वो बच्चे को देखा होगा जिसको क्या कहते थे, उसको क्या कहते, कौटिल्य या चाणक्य कुछ ऐसा कहा कहते थे ना। एक छोटा बच्चा था जिसको सारी चीजें आती थी, बहुत सारा नॉलेज था वो बच्चे को। 1-2 साल पहले की बात है, टीवी में आ रहा था वो बच्चा। तो उस बच्चे का एग्जाम्पल जो है, भले वो बच्चा है लेकिन उसको सारी चीजें आ रही हैं, कुछ डिक्शनरी टाइप की चीजें थी या वो बहुत सारा जनरल नॉलेज उसको आ रहा था, तो उसी को क्या कहेंगे, MKO कहेंगे, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स, दूसरों से ज्यादा नॉलेज रखने वाला। ठीक है, दूसरों से ज्यादा नॉलेज रखने वाला। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई कोई बच्चे रहते वो 11 या 12 साल में वो कॉलेज क्लियर कर लेते है ना। तो वो जो कॉलेज पास कर लेते हैं 12 इयर्स की एज में, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों से ज्यादा तेजी से पढ़ लेते हैं और ज्यादा ज्ञान जो है अर्जित कर लेते हैं, तो वो इसी श्रेणी में आते हैं, MKO में। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक जब मां के गर्भ में आता है तभी से बालक में वृद्धि एवं विकास को विभिन्न आंतरिक कारक यानी आनुवांशिक गुण, पहले तो माता पिता से उसके जो गुण प्राप्त होंगे बच्चे को, है ना, वो चीजें आएंगी कि माता पिता से बच्चे को कौन से गुण प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और माता पिता से प्राप्त जो वंश परंपरा के जो गुण है उन्हें अनुवांशिक गुण कहे। फिर बाह्य कारक मतलब वातावरण के गुण, गर्भ से बाहर आने के बाद समाज में रहते हुए उसे जो गुण प्राप्त हुए अपना प्रभाव डालते हैं। इस कारकों का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है कि कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीजें प्रभाव डालती हैं। सबसे पहला है वंशानुक्रम जैविकीय कारक यानी इनहेरिटेंस। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला यह पहला प्रमुख गुण है। अपने पूर्वजों या माता पिता से गर्भाधान के समय बालक को जो गुण प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। प्रायः देखा जाता है जिसके माता पिता लंबे होते हैं उसकी सामान्यतः संतानें भी लंबी होती हैं। और फ्रांसिस गैल्टन के अनुसार मानव विकास में पोषण की अपेक्षा आनुवांशिकता सर्वाधिक सशक्त कारक है। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा होगा यदि माता पिता लंबे, ये देखो एग्जाम्पल बता रहा है कि जैसे माता पिता लंबे हैं तो उसके बच्चे लंबे होंगे। मेन चीज क्या होती है, जैसे पेरेंट्स होंगे, है ना, जैसे मदर है फादर है, ठीक है, इनका जो बच्चा होगा तो उसमें क्या होंगे, ये दोनों के गुण होंगे। यदि दोनों पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा। ठीक है, यदि दोनों गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा। सामान्यतः ये दृष्टिकोण है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। फिर अगर माता पिता बुद्धिमान है बच्चा भी बुद्धिमान होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसीलिए फ्रांसिस गैल्टन ने क्या बोला कि देखो परिस्थिति तो बाहर से आएगी, ये तो बात की चीज है, पोषण ये खाना पीना तो ये बात की चीज है। सबसे पहले क्या है, जेनेटिक, सबसे ज्यादा जरूरी जेनेटिक है। भाई आप कितना ही खिलाएंगे पिलाएंगे, यदि कोई गोरा बच्चा है तो वो खिलाने पिलाने से काला थोड़ी हो जाएगा, और यदि कोई काला बच्चा है तो वो गोरा थोड़ी हो जाएगा। बात गोरे काले की नहीं, बात समझने की है। क्या किसी मदर फादर की जो हाइट है वो कम है और बच्चा जो है उसकी हाइट कम है, तो आप कितना ही खिलाएंगे, वो जेनेटिक उसकी हाइट कम है तो वो लंबी नहीं होगी, वो लंबा नहीं होगा। भाई आप चाहे कितना ही उसको पोषण दे, क्यों, क्योंकि जेनेटिक वैसा है। तो आप जेनेटिक चीजों पे बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं कर सकते। इसीलिए फ्रांसिस गैल्टन बोलता है कि मानव विकास में पोषण की अपेक्षा सबसे पहले क्या जरूरी है, आनुवांशिकता, यानी जो उसकी जेनेटिक्स है, उसको जो इनहेरिटेंस है, जो वंशानुक्रम से उसको जो चीजें मिली, जो गुण मिले, वो सर्वाधिक सशक्त कारक होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं।
नेक्स्ट है परिवेश, वातावरण या पर्यावरण, एनवायरमेंट। तो सबसे पहले उसने बोला आनुवांशिकता, उसके बाद बोलते हैं पर्यावरण कि भाई अब इसके बाद ये है। तो व्यक्ति के चारों ओर कुछ भी है वही उसका परिवेश या वातावरण है, मतलब बच्चा जिस माहौल में रहता है, जो चारों तरफ उसको माहौल मिलता है, वही उसका पर्यावरण होता है। बालक जिस परिवेश या वातावरण में निवास करता है वहां का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण प्रभावशाली रहता है। ये आंतरिक और बाह्य प्रकार के होते हैं, ठीक है, दोनों टाइप के होते हैं। फिर आता है जन्म क्रम, ऑर्डर ऑफ द बर्थ। बालक के विकास पर परिवार के जन्म क्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे और तीसरे बालक का विकास तीव्र गति से होता है। क्यों? क्योंकि बाद के बालक अपने पूर्व जन्मे बालकों के अनुकरण द्वारा अनेक बातें शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। अब देखो, सबसे पहला जो बच्चा होगा ना, ऑर्डर क्या होता है, मतलब जन्म क्रम। देखो, पहला बच्चा होता है तो उसको माता पिता को हर चीज सिखानी पड़ेगी, पानी पीना, खाना खाना, इधर जाना उधर मत जाना, सब चीज। दूसरा बच्चा होगा, सेकंड बच्चा हुआ, तो वो क्या करता है, पहले के पीछे पीछे घूमेगा। तीसरा बच्चा हुआ, वो ये दोनों के पीछे पीछे घूमेगा। समझ गए? इनको अलग से आप नहीं सिखाएंगे, क्यों? क्योंकि वो बड़े को देख देख के सीख लेते हैं। इसीलिए जो दूसरे या तीसरे क्रम के, यानी दूसरे या तीसरे नंबर पे जो बच्चे होते हैं, उनमें इतनी मेहनत नहीं करनी होती। वो सिर्फ बड़े वाले बच्चे को देख देख के आधे से ज्यादा चीजें जो है वो जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। उनकी सीखने की क्षमता भी ज्यादा इसी कारण हो पाती है, क्योंकि वो देख देख के सीखते हैं। फिर आता है फोर्थ, आयु, एज। बालक में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक वृद्धि की गति एवं स्वरूप में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। छोटे बच्चे का शरीर लचीला होता है और धीरे धीरे ये कठोर हो जाता है। साथ ही बालक का मानसिक विकास भी आयु से प्रभावित होता है। एज के हिसाब से बच्चे के शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। ये कुल मिला के सिर्फ इतनी ही बात कह रहा है। अब उसके बाद आती है बुद्धि या इंटेलिजेंस। तो कुशाग्र बुद्धि वाले, कुशाग्र मतलब कुशा की समान, कुशा का जो अग्रभाग होता है, ठीक है, मतलब तेज बुद्धि वाले, ठीक है। तेज बुद्धि वाले छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले छात्र के शारीरिक और मानसिक विकास की अपेक्षा तेज गति से होगा, ठीक है। और कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र बोलने व चलने लगते हैं, ठीक है। यानी कुछ बच्चों का विकास तेज गति से होता है और कुछ बच्चों का विकास एक तो मंद गति से होता है। लेकिन जिनमें मेंटली डिसऑर्डर होता है, जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है उसकी अपेक्षा जो बच्चे सामान्य बुद्धि या तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास ज्यादा तेजी से होता है, यानी सामान्य लोगों की अपेक्षा होता है, सामान्य लोगों के जैसा होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बोलने भी लगते हैं जल्दी और चलने भी लगते हैं। फिर आती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से विशेष प्रकार के रसों का स्राव होता है, यानी हार्मोन्स जो निकलते हैं, यही सब बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। और ये ग्रंथियां इस हार्मोन को ठीक प्रकार से यदि नहीं निकालती हैं, नहीं उनका स्राव होता है, तो बालक का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। कुल मिला के यह है कि जो इनर ग्लैंड्स होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो बालक को जो है समय समय पर या जो सही तरीके से यदि निकलते हैं, तो बच्चे का विकास जो है वो सही तरीके से होता है, ठीक है। और ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसमें सारी ग्रंथियां आती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं सब अंतःस्रावी ग्रंथियां ही हैं, ठीक है। खेल एवं व्यायाम, तो गेम एंड एक्सरसाइजेस। नियमित खेल एवं व्यायाम बालक के शारीरिक विकास में सहायता देते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चा खेल करे यानी गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उसका शरीर का विकास जो है वो बहुत बेहतर ही होगा, ठीक है। और शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस प्रकार शारीरिक व मानसिक विकास में खेल और व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिंग की। लिंग मतलब सेक्स की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल। तो बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। भाई सीधी सी बात है कि लड़के का मानसिक विकास, शारीरिक विकास अलग प्रकार से होगा। सुमन कुछ नहीं दिख रहा है, प्लीज ऑफ करके मतलब वापस जाओ और लीव करो और फिर से ज्वाइन करो, तो फिर शायद देखिए तुम्हारे नेट का इश्यू होगा, है ना। बाकी तो यहाँ से सब सही चल रहा है। तो लड़की का शारीरिक विकास अलग होगा और लड़के का शारीरिक विकास अलग होगा।
और वैसे ही दोनों का मेंटल विकास भी अलग अलग होगा। ठीक है, जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है, किंतु बाद में लड़कियों के बालिकाओं के शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। लड़कियां ज्यादा तेजी से ग्रो करती है, इसी कारण बालिकाओं में मानसिक एवं यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। ठीक है, तो लड़कियों में जो है मैच्योरिटी, मेंटली मैच्योरिटी क्या डिसमिस हो रहा है? यहां से तो सब कुछ सही है, यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क तो सही है, नेटवर्क में तो कोई इशू नहीं है। सबको नहीं दिख रहा क्या? सभी लोग प्लीज मैसेज करो। हाँ, शिवांगी तो कह रही है सबको दिख रहा है। हाँ, जिसका नेट खत्म हो गया होगा ना, आपका डेटा खत्म हो गया होगा ना, इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है। हाँ यस, वो जिसका नेट का इशू है ना, उसे ही नहीं दिख रहा होगा। प्लीज आप अपना नेट चेक कर लो एक बार। हाँ हाँ, थैंक्स। ओके, थैंक यू। चलो आगे पढ़ते हैं। इसी कारण बालिकाओं में देखो, लड़कियों में जो है विकास जो है तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो लड़कियों में क्योंकि मैच्योरिटी, मेंटली मैच्योरिटी भी, और उनको कहना चाहिए यौन परिपक्वता, मतलब आप सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है ये भी जल्दी हो जाती है। इसलिए जल्दी हो जाती है क्योंकि उनको जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ना, तो प्यूबर्टी स्टार्ट होना मतलब जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हाँ पीरियड स्टार्ट हो गए, तो उनको एक जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है वो सारे आ गए हैं, तो इनके अंदर जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद, तो पोषण एवं कुपोषण की बात कर रहे हैं। तो ये कहता है कि पोषण से अभिप्राय एक ऐसे भोजन से है जो संतुलित मात्रा में व्यक्ति के शरीर में विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवणों की आपूर्ति करता है। बालक को जब अच्छा पोषण मिलता है तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, साथ ही उसके विकास की गति भी तेज होती है। शारीरिक विकास के लिए पोषण का महत्व निम्न अर्थों में समझा जा सकता है। तो देखो, शरीर पोषण का महत्व हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। तो पोषण शारीरिक विकास में सहायक होगा, इससे अनवरत विकास भी होगा, विकास की गति को तेज करेगा। सही पोषण रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा और रोगों के संक्रमण से बचाता है। ठीक है, अब कुपोषण को देखते हैं। कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। 1955 में वाटरलू ने अफ्रीका, और ये वाटरलू यानी ये एक चिंतक है ना, वाटरलू ने अफ्रीका व भारत के बालकों के विकास पर कुपोषण का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, मतलब विकास रुकता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुपोषण के निम्न कारण हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। अपर्याप्त भोजन, यानी उनको पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिल पा रहा है। खराब भोजन जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो आहार में पोषक तत्वों की कमी, मतलब या तो वो चावल खा रहा है और या रोटी खा रहा है ना। मान लीजिए उसको दाल नहीं मिल रही तो क्या हुआ, प्रोटीन नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिल रही तो विटामिन नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से उसके आहार में पोषक तत्वों की यदि कमी होती है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मान लीजिए वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तब भी उसको दिक्कत होगी। भोजन संबंधी गलत आदतें हैं, यदि वो मान लीजिए खाना खाने के बाद वो चाय पी लेता है या ज्यादा फास्ट फूड का सेवन करता है तो भी कुपोषण होगा। आहार विज्ञान के ज्ञान की कमी है, यदि उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि क्या चीज खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। अस्वास्थ्यकर वातावरण, गंदगी में रहता है, ठीक है, अत्यधिक कार्य करता है, या परिवार की परिस्थितियां ऐसी परिस्थिति जन्य अन्य कोई कारण है जिससे कुपोषण होगा। उक्त परिस्थितियों में बालकों में कुपोषण पैदा होता है जिससे उनका विकास रुकता है। ठीक है, भयंकर रोग एवं चोट, ठीक है, तो भयंकर रोग, मान लीजिए कोई रोग हो गया उसको या चोट लग गई,
तो ये भी बालक के विकास में बाधा डालते हैं, जैसे लंबी बीमारियों में या गंभीर चोट के कारण बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। प्रजाति सबकास्ट, प्रजाति प्रभाव के कारण भी बालकों के विकास में विभिन्नताएं पाई जाती है। देखो हर बालक हर किसी का एक अलग अलग प्रजाति का मतलब क्या होता है, जो जेनेटिक चीजों से बच्चे को मिलता है, ठीक है ना, कोई जो जेनेटिक प्रभाव रहते हैं उसके कारण भी बालकों के विकास में अलग अलग, हर व्यक्ति का विकास अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में शुद्ध वायु व प्रकाश, तो फ्रेश एयर, शुद्ध वायु और प्रकाश ना मिलने पर भी बालक अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। भाई प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या विटामिन डी नहीं मिलेगा, शुद्ध वायु मतलब ऑक्सीजन, ये तो बहुत जरूरी है, तो इससे भी उसका विकास जो है रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। जहां पर शुद्ध वायु और प्रकाश अच्छी तरह से मिलता है वहां बालक का विकास अच्छी तरह से होता है। संस्कृति या कल्चर, देश की संस्कृति का विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। पिछड़े देशों की संस्कृति और विकसित देशों की संस्कृति वहां के लोगों के विकास को प्रभावित करती है। देखो कोई भी जो अलग अलग कंट्रीज है ना, आप संस्कृति के मामले में देखिए, अमेरिका की संस्कृति, यूएसए की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, इंडिया की, ठीक है, आप चाइना की संस्कृति देखिए, जो विश्व के बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनकी आप संस्कृति देखेंगे तो एक समृद्ध संस्कृति है। ठीक है। इसी की जगह आप साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की, जो दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसकी कंट्रीज की आप संस्कृति देखेंगे तो आपको अलग ही समझ में आएगा कि उनकी संस्कृति में अभी भी कितना पिछड़ापन है। तो इस पिछड़ेपन का प्रभाव क्या है, उनके बच्चों के विकास पर भी पड़ता है, वो आज भी पिछड़े हुए हैं। साउथ अफ्रीका में कई देश ऐसे हैं जहां पर आज भी स्कूलों, मतलब प्रॉपर स्कूल नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए, स्कूल ऐसे हैं कि उनसे अच्छी अपने यहाँ की झुग्गी बस्तियां होती हैं, ये स्थिति है वहां के स्कूलों की। फिर उनके पास टॉयलेट्स नहीं है, उनके पास साफ पीने का पानी नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आज भी ये पोजीशन है। तो जो वहां की संस्कृति, उसका विकास कैसे होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। भाई डेवलपमेंट के लिए आपके पास पैसा होना भी तो जरूरी होता है। तो उस देश की जो संस्कृति है उसका भी फर्क पड़ता है लोगों के विकास पे। ठीक है। हमारे देश ने, भले हम 1947 में स्वतंत्र हुए, लेकिन फिर भी हमारे देश ने अपनी संस्कृति पर, अपने लोगों पर इतने सारे कल्चर को मिक्स करके एक साथ एक संस्कृति बनाई और सबको साथ लेके चल रहा है। तो आज देखिए भारत का डेवलपमेंट कितना हो गया है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। तो इसका भी विकास पर प्रभाव पड़ता है और इससे बच्चे के विकास पर भी पड़ेगा, जो आने वाली पीढ़ियां उनके विकास पर भी पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं मनोवैज्ञानिक कारक पे। तो ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रुचियां व अभिवृत्तियां यानी इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स, महत्वाकांक्षाओं का स्तर एवं उपलब्धि प्रेरणा यानी एस्पिरेशन, लेवल ऑफ एस्पिरेशन और अचीवमेंट पेंशन, इच्छा शक्ति, विल पावर इत्यादि का भी प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। ये सारी चीजों का बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ेगा कि वो किन चीजों में उसकी रुचि है ना, किस चीज, उसका कैसा एटीट्यूड है, वो क्या चीजें पाना चाहता है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, क्या लेवल है उसका, वो कितना अचीव कर पा रहा है, उसकी विल पावर कितनी है, एक बार हारने के बाद क्या वो हार जाता है या वो फिर से प्रयास करता है। तो ये सब चीजों का भी बालक के विकास पे प्रभाव पड़ेगा। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है और मॉन्टेसरी ने परिवार को बचपन का घर कहा है। ये देखो स्टार बना के याद करो। विद्यालय को लघु समाज माना जाता है। ठीक है। वंशानुक्रम व वातावरण, इनहेरिटेंस एंड एनवायरमेंट। एक दो पेज और हैं भाई, इसको आज पढ़ ही लो पूरा, है ना, भले थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा हो जाए। मानव का विकास 2 कारकों से होता है। ठीक है। पहला है जैविक कारक। तो जैविक विकास का दायित्व तो माता पिता या वंशानुक्रम में होता है, वही जो उसको आनुवंशिक गुण मिलते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है, सामाजिक कारक या जैविक कारक मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है। और ये सोशल फैक्टर। तो सामाजिक विकास का दायित्व किस पे, वातावरण पे, जो समाज से उसको मिलता है। ठीक है। इससे सामाजिक विकास होगा। जन्म से संबंधित विकास को वंशक्रम या समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। ठीक है। वे सभी तत्व जो बालक के जन्म के समय से ही नहीं बल्कि उसके गर्भ में आने के समय से ही प्राप्त हो जाते हैं, वे सभी तत्व जो बालक को उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं, वही वंशानुक्रम है, वही आनुवांशिक चीजें जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है।
बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन अपने पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवांशिकता आदि कहते हैं। वंशानुक्रम को कानूनी अवधारणा मानने वाले व्यक्ति रेडक्लिफ ब्राउन है। ये देखो, इसको स्टार बना के याद करो कि वंशानुक्रम को कानूनी अवधारणा किसने माना है? रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, अब देखो, किसी भी बच्चे को उसके माता पिता और उसके पूर्वजों से, हमने एक दिन ये बात करी थी कि हो सकता है कि माता पिता दोनों सांवले हों लेकिन बच्चा गोरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि या तो उसके पिता के पिता या माँ में से कोई गोरा होगा या माता के पिता या माता में से कोई गोरा होगा। तो पुराने पूर्वजों से भी कोई कोई जीन्स मिलते हैं बच्चे को, और जरूरी नहीं कि सिर्फ माता पिता के मिले, उसके भी पुराने मिल जाते हैं, तो बच्चे के अंदर वो वाले शारीरिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशानुक्रम की प्रक्रिया। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। मानव शरीर कोशों यानी सेल का योग है। ठीक है, वंशानुक्रम का आधार कोशिका सेल को माना जाता है। भाई सेल होता है, एक सेल होता है, उसी से बनते 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 एक 9 महीने में पूरा बच्चा बन जाता है। ठीक है, तो शरीर का प्रारंभ जिस कोश से होता है उसे संयुक्त कोश या जाइगोट कहते हैं। ठीक है, ये हुआ मेल का स्पर्म, है ना, और फिर ये क्या हुआ? ये फीमेल का एग हुआ। ओके, ठीक है, ये दोनों मिले तो क्या हुआ? जाइगोट बना। ठीक है, इसको युग्मनज भी कहते हैं और इसको संयुक्त कोश भी कहते हैं। यहीं से ये जो सेल है वो बनना चालू हुआ और संयुक्त कोश को उत्पादक कोश हो यानी जर्म सेल्स का योग होता है। ये दोनों जो है ये जर्म सेल का योग है। इनमें से एक कोश पिता का होता है, यही मैंने बताया स्पर्म, और दूसरा किसका हुआ? माता का, तो इसको कहते हैं ओवम। ठीक है, या एग। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? पुरुष व स्त्री के प्रत्येक कोश में 23 गुणसूत्र, ठीक है, यानी क्रोमोसोम होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोश में 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ठीक है, अतः स्त्री पुरुषों के 22 जोड़ों का आकार स्त्री व पुरुष दोनों में समान रहता है, जिन्हें आत्म या समजात गुणसूत्र कहा जाता है। देखो 23 किससे लिए? मम्मी से लिया, और 23 किससे लिया? पापा से लिया। तो क्या हुआ? ये दोनों में 22 जो है ये सेम होंगे। अरे 22 सेम इसीलिए होंगे क्योंकि पूरी ह्यूमन बॉडी तो लगभग सेम है ना भाई, फेफड़ा भी है, नाक भी है, आंख भी है, रंग भी है, शरीर भी है, बाल भी है, ये सारी चीजें हैं, 22 सेम हो गए। ओके, और फिर क्या हुआ? ये मानव के शारीरिक लक्षणों में बालों आकृति, देखो वही चीज लिखी है, आंख का रंग, त्वचा का रंग, चेहरे की बनावट आदि के लिए जिम्मेदार होंगे। कौन से? ये 22। ठीक है, अब कितना बचा? एक बचा है 23 में से। ठीक है, तो ये जो 23वां जोड़ा होता है ये क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। अर्थात इससे पता चलता है कि बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा। तो स्त्रियां, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये है मेल का और ये है फीमेल का। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है? ये जो एक बचा ये है एक्स और ये है वाई, और इसके पास क्या है? एक्स और एक्स है। ओके, तो स्त्रियों में तो ये समान एक्स होता है, ये हो गया। और लेकिन पुरुषों में ये क्या होता है? एक लंबा गुणसूत्र होता है और एक दूसरा गोल होता है। समझ गए? यानी एक लंबा होगा, लंबे गुणसूत्र को, ये लंबा है, एक्स वाला क्या है? लंबा है। ओके, और ये जो वाई है ये क्या है? गोल है। ठीक, तो लंबे गुणसूत्र को एक्स बोले और गोल गुणसूत्र को वाई बोल दिया। ठीक है, अतः स्त्री में XX गुणसूत्र हुआ और ये XY हो गए। जीन द्वारा आनुवांशिक गुणों का संचरण हुआ। मातृ कोश के 23 गुणसूत्र, पितृ के 23 और 46 गुणसूत्र हो गए। तब सामान्य बच्चा जो है जन्म लेता है। यदि गुणसूत्र 45 ही रह गए, अच्छा इसमें तो पता है ना, ये मैंने समझाया था कि भैया XX मिलेगा तो लड़की होगी, XY मिलेगा तो लड़का हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर अब 45 ही गुणसूत्र रह गए तो इस बीमारी को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, और अगर 47 गुणसूत्र हो गए तो क्या होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसको याद रखना है अच्छे से, 45 में टर्नर सिंड्रोम, 47 में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और क्रोमोसोम्स की विसंगति यानी गुणसूत्रों में यदि विसंगति आ जाती है तो क्या होता है? XYY की असामान्यता पुरुष को अपराधी, क्रिमिनल बन जाता है। ठीक है, अगर XXY यानी 22
वो वाले हैं 22 जो मैंने बताया मेन, और उसके बाद में अगर ये एक्स एक्स वाई हो गया तो इसमें क्या होगा, वो देखने में तो पुरुष जैसा होगा लेकिन वो क्या होगा, थर्ड जेंडर होगा यानी किन्नर होगा, और इसे ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ओके, अगर ये XO हो गया यानी 22 तो वैसे ही थे लेकिन XO हो गया तो इस असामान्यता में क्या होता है, महिला होते हुए भी महिला का गुण नहीं होता है, मतलब बांझपन की समस्या होती है, इसे ही टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम ये जो 45 है, ओके, ये 45 और ये क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये 47। ठीक है, ये देखो ऊपर भी पढ़ाया है, नीचे उसको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, इसको याद रखना। अब जन्म के पहले दिन बच्चे के शरीर से खून लेकर एक विशेष प्रविधि द्वारा जांच की जाती, इसको कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जिसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है 21वें गुणसूत्र में प्रॉब्लम आती है और इसमें बुद्धि लब्धि 25 से 50 के बीच में होती है। अब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, इनको पढ़ लो, बस ये लास्ट ही चल रहा है, थोड़ा सा धैर्य और रखो प्लीज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को कहा जाता है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पृथक करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट अच्छे से याद करना। सृजन शास्त्र, ठीक है, और इसको क्या एक चीज और कहते हैं, सृजन शास्त्र को क्या कहते हैं, सुजनन शास्त्र, सुजनन शास्त्र भी कहते हैं। इसमें जनसंख्या की बात कर जाती है, बच्चों के पैदा होने की बात करते हैं, इसीलिए इसको सुजनन शास्त्र या सृजन शास्त्र भी कहते हैं। तो इसके पिता कौन है, गाल्टेन है। ओके, इसको सर फ्रांसिस गाल्टेन भी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि जनसंख्या के आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया था, यानी सुजनन शास्त्र में जनसंख्या के आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया था, नोट कर लेना। ठीक है, आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया था। अब वाटसन जो थे, वाटसन क्या थे, ये बाल विकास के विशेषज्ञ थे वाटसन, और इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, प्रकारवाद क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, हाँ देखो, एक तो व्यवहारवाद बहुत जगह होता है, ये साइकोलॉजिकल व्यवहारवाद की बात हो रही है, साइकोलॉजी में व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। ठीक है ना, फिर प्रकारवाद के जनक कौन है, विलियम जेम्स है, इसको ही स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड बहुत बड़ा नाम है। मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस, ठीक है, सिगमंड फ्राइड, साइको एनालिसिस। बाल मनोविज्ञान के जनक जो है ये जीन पियाजे को कहते हैं, पेस्ट्रोलॉजी नहीं है। हाँ, पेस्ट्रोलॉजी कौन थे वो मैं बताती हूँ। पेस्ट्रोलॉजी जो थे ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर अध्ययन प्रारंभ किया था। ठीक है, पेस्ट्रोलॉजी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर अध्ययन प्रारंभ किया था। लेकिन बाल मनोविज्ञान का जनक जो है या विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है, ये विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है ये जीन पियाजे को कहते हैं, और कुछ लोग इनको बाल मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। ठीक है, फिर भारत में मनोविज्ञान का जनक जो है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, यहाँ पे सेन छूट गया है, सेन गुप्ता करिए, ये बंगाल के थे। ठीक है, बंगाली थे, इसलिए ये गुप्ता नहीं, सिर्फ ये सेन गुप्ता लिखते हैं। ठीक है, तो भारत में मनोविज्ञान के जनक नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता हैं। ठीक है, बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। कहीं कहीं पर बाल मनोविज्ञान का जनक भी स्टैनली हॉल को कहा जाता है, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। यदि एग्जाम में आपको बाल मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तो या तो स्टैनली हॉल लिखाएगा या जीन पियाजे लिखाएगा, दोनों एक साथ नहीं लिखे आएंगे क्योंकि इसमें अभी भी कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर बाल मनोविज्ञान के जनक में जीन पियाजे आता है तो आपको जीन पियाजे को ही करना है, और फिर अगर स्टैनली हॉल आता है तो स्टैनली हॉल को करना है, और बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल थे। ठीक है, भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में ताराबाई मॉडक द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय से की गई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि भारत में इसकी शुरुआत जो है ये कब की गई थी। फिर प्रथम बालगृह अपराधियों के लिए, प्रथम बालगृह
बाल अपराधियों के लिए, यानी बच्चे जो अपराध करते हैं उनके लिए पहला जो बाल गृह न्यूयॉर्क में 1887 में स्थापित किया गया था। ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि, इससे एड्रिनलिन नामक हार्मोन निकलता है जो लड़ो या भागो के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रायः भय, चिंता, तनाव और क्रोध के समय स्रावित होता है। महिलाओं में कभी कभी पुरुष के समान मुंह पर बाल आ जाते हैं, जिसे एड्रिनलिन या विरिलिज्म कहा जाता है। इसका मूल कारण एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का संतुलन बिगड़ना है। ठीक है। फिर आती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये शरीर के अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती है और इससे निकलने वाले हार्मोन एसटीएच, एसीटीएच, जीटीएच, एलएच, आईटीएच और एडीएच आदि हैं। ठीक है। ये सारे हार्मोन्स जो हैं, जब हमने वो जेनेटिक्स वाली क्लास पढ़ाई थी ना, उसमें सारे हार्मोन्स पढ़ा दिए महिला और पुरुष वाले। ठीक है। ये सब वही हैं। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स एसटीएच, इसे वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी कहते हैं। इसकी कमी से बौनापन और अधिकता से भीमकाय रोग होता है। ठीक है। गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जिससे हमारी वृद्धि में सहायक होता है। इरिक एरिक्स के अनुसार मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं, अब ये देखिए एरिक्स ने कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं। विश्वास बनाम अविश्वास जन्म से 18 माह, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता 18 माह से 3 वर्ष की आयु तक, पहल शक्ति बनाम दोषित 3 से 5 वर्ष, परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष। इसके बाद वाला भी ये सब पढ़ना है ना, मैं छोड़ रही हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे। फिर अहम बनाम भ्रांति, अहम पहचान बनाम भ्रांति 12 वर्ष से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था, घनिष्ठता बनाम लगाव 18 वर्ष से 35 वर्ष यानी वयस्क अवस्था, सृजनात्मकता बनाम स्थिरता 35 से 65 वर्ष मध्यावस्था, अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य 65 वर्ष की आयु से मृत्यु तक, यानी जब बुढ़ापा आ जाता है तो निराशा आ जाती है जीवन में। शैशवावस्था को हरलॉक, अपीलीय काल या खतरनाक काल शिशु मृत्यु के कारण कहते हैं। ठीक है। हरलॉक ने इसको शिशु मृत्यु के कारण खतरनाक काल या अपीलीय काल कहा है। वैलेंटाइन शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। वैलेंटाइन एक वो थे, चिंतक थे, उन्होंने कहा शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। इसे स्वकेंद्रित अवस्था, ये खिलौने की आयु भी कहते हैं। ये वैलेंटाइन डे 14 फरवरी वाला वैलेंटाइन नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। पियाजे इसे नामकरण का काल कहते हैं और बादशाह की आयु जिद पूरी करवाने के कारण भी कहते हैं। देखो क्या होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो चाहे कुछ भी कहे तो मम्मी पापा जो है उसकी सारी जिद पूरी करवाने में जुटे रहते हैं कि ठीक है भाई बच्चा कह रहा है तो कर दो, इसलिए इसे बादशाह की आयु भी कहते हैं। पियाजे ने ही कहा है इसको। ठीक है। और शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु होती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य की अवस्था को कहते हैं। वजह क्या होती है, प्यूबर्टी की अवस्था होती है। ठीक है। और किशोरों में ये 11 से 13 और लड़कों में 12 से 14 वर्ष होती है। समय मज, एक ही भ्रूण से विकसित बच्चे, भ्रातीय यमज 2 भ्रूण से विकसित बच्चे। देखो ये इसका हिंदी है। ठीक है। समयमज और भ्रातीय यमज। ठीक है। जब 2 भ्रूण से विकसित बच्चे होते तो ये, और एक ही भ्रूण से विकसित होते तो ये। न्यूरोसाइंस के साक्ष्य के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु के पहले हो जाता है। प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न स्तरों पर उपेक्षा या अभावों का सामना करने वाले बच्चे के मस्तिष्क के स्कैन के विश्लेषण से उनके मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भागों के विकास की कई कमियों का पता चलता है। मतलब कि जब प्रारंभिक वर्ष छोटी अवस्था में यदि बच्चे को किसी प्रकार की उपेक्षा या अभावों का सामना करना पड़ा है और वो कहीं हीन भावना उसने महसूस की है, तो उसके दिमाग का जब स्कैन किया गया तो पता चला था मस्तिष्क के कुछ भागों का जो है कई कमियां पाई गई। ECCE मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 यानी मिशन पोषण 2.0 का महत्वपूर्ण घटक है, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई है। ECCE कार्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देता है। पोषण भी, पढ़ाई भी ECCE नीति द्वारा प्रस्तुत किए गए परिवर्तनों के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे उच्च गुणवत्ता प्री स्कूल एजुकेशन, आंगनवाड़ी शब्द का अनुवाद आंगन आश्रय के रूप में किया गया है। ठीक है, ध्यान देते चलो भाई। भारत में ECCE के अग्रदूत
गिज्जू भाई बधेका, नाम याद रख लेना भाई। भारत में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के जनक माने जाते हैं। इन्होंने बच्चों के अधिकारों, प्रारंभिक शिक्षा के महत्व की वकालत करते हुए मोंटेसरी पद्धति पर आधारित बाल मंदिर स्कूलों की स्थापना की। गिज्जू भाई बधेका को मूछली माँ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। मैंने बहुत समय लेकर बहुत आराम से आपको ये सारी चीजें समझाई हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है और कोई पॉइंट मिस हुआ है, आप रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक बार यदि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो प्लीज, और मैं चाहती हूं कि सबका सिलेक्शन हो, इसीलिए सभी लोग बहुत मन लगा के पढ़ें, क्योंकि आपके नोट्स के लिए सर और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और मतलब हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो इसीलिए आप प्लीज अच्छे से पढ़िए, और इसलिए हम रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में शेयर कर रहे हैं, ताकि ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये आपके लिए ही है कि आपको अगर एग्जाम के टाइम में जरा भी कोई दिक्कत होती है, आप तत्काल रिकॉर्डिंग खोलेंगे और देख लेंगे, फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना। और आज जो फोर्थ पार्ट है उसके भी सारे नोट्स ग्रुप पे डाल दिए हैं, आप उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। और थैंक यू सो मच आपके इतने कोऑपरेशन के लिए, है ना, वंस अगेन। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं और फिर हम कल फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।